इस लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 थर्मल फिजिक्स का। ठीक है, अभी तक की जो हमारी बात हुई थी बिल्कुल बेसिक सी बात हुई है कि आपके पास एक आइडियल गैस इक्वेशन की कंडीशन होती है कि आइडियल गैस इक्वेशन हुई, और इस आइडियल गैस इक्वेशन को बनाने में कौन कौन से लॉ इस्तेमाल हुए थे। एक तो था बॉयल्स लॉ, आपने पढ़ा चार्ल्स लॉ। ठीक है, आपने पढ़ा गे लुसैक लॉ, फिर आपने पढ़ा एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, ये आपके कुछ लॉस थे जिनको इस्तेमाल करके क्लैपेरॉन एक फिजिसिस्ट हुए हैं, उन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन को डेवलप किया था। और ये जो डेवलपमेंट हुआ था जिसको कि उन्होंने कंफर्म किया था, वो किया था 1834 में। 1834 में उन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया, जो कि थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पर आर गैस कांस्टेंट है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब ऐसा है कि हम लोग आगे ये पढ़ने वाले हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई, इस इक्वेशन के बाद जब प्रयोग किए गए तो देखा कि जो गैसेस हैं जिनके ऊपर प्रयोग किए गए वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो इसलिए कहा गया कि भाई आपने जो आइडियल गैस इक्वेशन बनाई है उस इक्वेशन से चूंकि हमारी गैसेस उस तरह व्यवहार कर नहीं रही हैं, इसीलिए हमारी गैसेस कैसी हैं, रियल हैं। और आपने जो मैथमेटिक्स ली है वो आइडियल गैस इक्वेशन की है। अब ये एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया गया, इसके कई सारे तरीके हैं, कई सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। तो एक हम टाइम लाइन आपको बना के दे रहे हैं, एक टाइम लाइन है जो कि मैं आपके सामने बना रहा हूँ। इस टाइम लाइन को आप थोड़ा याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे आपके सामने, और आप थोड़ा इंटरेस्ट होकर के इंटरेस्टिंग तरीके से इस थर्मल फिजिक्स को और अच्छे से पढ़ोगे। जैसे कुछ लोगों के नाम हैं, पहला नाम हमारे पास किसका आता है, रॉबर्ट बॉयल का। रॉबर्ट बॉयल का नाम आता है। तो रॉबर्ट बॉयल जो थे वो उन्होंने कब काम किया था, 1662 में। 1662 में उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको कि आप कहते हो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब, जब आपका टी जो होता है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू रखता है। तो इस लॉ को उन्होंने दिया ही नहीं था बल्कि इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। रॉबर्ट बॉयल से पहले भी बहुत सारे कुछ लोग थे जो कि इस चीज को समझते थे कि हाँ, प्रेशर और वॉल्यूम में, गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखे। लेकिन बॉयल ने सबसे पहली बार उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। अब जरा समझें, बॉयल ने न केवल इसको प्रूव किया था बल्कि उन्होंने ये भी बताया था कि जो गैस होती हैं वो कंप्रेस हो सकती हैं। उन्होंने गैस को कंप्रेस होता हुआ बताया था। कंप्रेस होने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें पिस्टन है और मान लो इसके अंदर गैस भरी हुई है। तो अगर आप यहाँ से दबाव डालोगे, आप यहाँ पी बढ़ाओगे तो गैस कंप्रेस होगी। इसी गैस कंप्रेस होने की वजह से सिलेंडर का पिस्टन नीचे आएगा और इसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा। तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। ये तभी हो सकता है जब हमारी गैस कंप्रेस हो सके। तो गैस के अंदर कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी होती है, इसको भी सबसे पहली बार आप कह सकते हो रॉबर्ट बॉयल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो उनका ये लॉ सिर्फ एक इनवर्स रिलेशन नहीं है बल्कि ये कंप्रेसिबिलिटी वाली बात को भी सामने रख रहा है। दूसरी चीज है, चूंकि ये सारा काम किस पे हो रहा है, बॉयल्स का पूरा लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। आगे हम देखेंगे कि जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो जब ग्राफ प्लॉट होता है तो उस समय क्या होता है, टी आपका कांस्टेंट होता है। और ऐसे ग्राफ को एक नाम दिया जाता है आइसोथर्म्स। इसको हम क्या नाम देते हैं, आइसोथर्म्स। आने वाले समय में आइसोथर्म्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका हुआ लोगों के सामने एक्सप्लेन करने का। लोग जब एक्सप्लेन करते थे तो आइसोथर्म्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था, उन्होंने आइसोथर्म्स का मेथड भी लोगों को दिया था। तो उन्होंने एक तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी वाला रिलेशन एक बताया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताया। दूसरा, गैस कंप्रेस हो सकती है, इस बात को इसी रूल से उन्होंने समझाया। तीसरा, उन्होंने आइसोथर्म का लॉजिक हमको दिया जो कि आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। और एक और चीज़ है, जो पीवी ग्राफ होता है इसका एक नाम है, इसको हम नाम देते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इसको हम नाम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। तो इंडिकेटर डायग्राम को भी उन्होंने दुनिया के सामने कंसेप्चुलाइज किया था, शुरुआती टूल थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अब हम आ जाते हैं 1834 में। जैसा कि मैंने पहले आपको अभी कुछ बताया था कि एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एमिली क्लैपेरॉन। एमिली कैप्रियन।
तो एमरी कैप्रियन ने क्या किया, उन्होंने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इस लॉ को उन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ किया था। इसे क्या नाम दिया, इसको उन्होंने नाम दिया था आइडियल गैस इक्वेशन। तो 1834 में पहली बार क्या हुआ था, कैप्रियन ने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इस लॉजिक को प्रूफ किया, इस मैथमेटिक्स को प्रूफ, इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ किया कि अगर आपकी गैसें बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रही है, चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रही है, गे लुसाक लॉ को फॉलो कर रही है, एवोगैड्रो नंबर वाले एवोगैड्रो लॉ को फॉलो कर रही है, तो वो सारी गैस जब इन सारे लॉ को फॉलो करेगी तो उसकी एक सिंगल इक्वेशन आप लिख सकते हो, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो ये एक तरह से एक 3-4 लॉ को समा करके एक नियम बनाने वाली बात थी, और ये एक बड़ी बात थी। जैसे ही 1834 में इस तरह के लॉ को मैथमेटिकली बनाया गया, तो अगली बार से आया कि क्या ये लॉ जो मैथमेटिकली आपने बनाया है कि गैसेस होती हैं जो बॉयल लॉ फॉलो करती हैं, चार्ल्स गे लुसाक एवोगैड्रो, क्या ये एक वैलिड है, क्या आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है पी वी इक्वल टू, सॉरी एक्सपेरिमेंट नहीं कहूँगा, ये जो थ्योरी है पी वी इक्वल टू एन आर टी, क्या ये वैलिड है। तो वैलिड कैसे पता चलेगा, वैलिड तब पता चलेगा जब हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अब कौन करेगा एक्सपेरिमेंट, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक और मैथमेटिशियन हमारे सामने, एक वैज्ञानिक हमारे सामने आते हैं, और बात हो गई 1840, 6 साल के बाद, आइडियल गैस इक्वेशन बनने के 6 साल के बाद आपके सामने एक पहली बार एक वैज्ञानिक आते हैं, हेनरी रेनॉल्ट। तो हेनरी रेनॉल्ट जो होते हैं, आई थिंक ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे, हेनरी रेनॉल्ट, और ये एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग करते हैं। ये अपने प्रयोग में प्रेशर को 0 से लेकर के 1 एटमॉस्फेयर तक वेरी करते हैं, एक ये प्रेशर, और उसके बाद एक हाई वैल्यू पर भी वो इसको वेरी करते हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आपका ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये सही है कि नहीं, या इसमें लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं किस हद तक जा सकती हैं, रेनॉल्ट ने प्रयोग किए। अब उसके बाद रेनॉल्ट ने प्रयोग किए, तो रेनॉल्ट के प्रयोग में कुछ बड़ी ही आश्चर्यजनक चीज़ें आई। 1840 में जो रेनॉल्ट ने प्रयोग किया तो उसमें कुछ नई चीज़ें आई, और रेनॉल्ट वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले रियल गैस वाली बात कही। उन्होंने देखा कि जो पी वी इक्वल टू एन आर टी है, ये इक्वेशन पूरी तरह से गैसों के द्वारा फॉलो नहीं हो रही है। तो जब इक्वेशन ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करती है, तो रेनॉल्ट ने उसका नाम क्या दिया, रेनॉल्ट ने उसका नाम दिया कि ये रियल गैसेस हैं। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी फॉलो ना करना, रियल गैसेस है। लेकिन एक चीज़ और पाई उन्होंने पाया कि अगर आप लो प्रेशर करते हो, अगर आप अपनी गैस का जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका प्रेशर कम रखो, और उसका जो ऊपर जो टेम्परेचर लग रहा है उसको हाई कर दो। देखो इस चीज़ को याद रखना, अगर आपने लो प्रेशर रखा है और हाई टेम्परेचर रखा है तो आपकी गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है। ये एक बड़ी ही अलग सी बात थी। तो ऐसा नहीं है कि आइडियल गैस एक पूरी तरह से यूजलेस गैस है। आइडियल गैस की जो कॉन्सेप्ट है कि वो गैस जो पी वी इक्वल टू एन आर टी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, ये पूरी तरह से कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है। इसकी एक सीमा है। सीमा ये है कि आप प्रेशर की वैल्यू को लो कर दो और जो आपका टेम्परेचर है उसकी वैल्यू को हाई कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो आपकी जो भी गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी। लेकिन अगर प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा है, टेम्परेचर की ज़्यादा है, प्रेशर की ज़्यादा है, टेम्परेचर की कम है, इस तरह की सिचुएशन जब आती हैं तो फिर हमारी जो सिचुएशन है गैस की वो रियल गैस की सिचुएशन बन जाती है, फिर आइडियल गैस इक्वेशन नहीं बनती है। तो ऐसा था कि रेनॉल्ट ने काफ़ी हद तक हमारी समझ को बढ़ा दिया कि आप किन स्थितियों में किसी गैस का रियल बिहेवियर देखोगे, कब कब किन किन हालात में रियल गैस का बिहेवियर देखोगे और किन किन हालात में आप आइडियल गैस का बिहेवियर देखोगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने एक तरह से हमारे सामने रख दी, हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। तो जब ये हुआ तो जाहिर सी बात है और जो वैज्ञानिक है उनका हौसला भी बढ़ेगा। और तब हम एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसको 1863 में थॉमस एंड्रयू ने किया था। इसको थॉमस एंड्रयू एक फिजिसिस्ट भी थे, केमिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे, फिलोसफर भी थे। थॉमस एंड्रयू ने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, CO2 गैस पे किया था। और जब CO2 गैस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छे तरह से एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने एक फेज ट्रांजिशन को भी देखा। उन्होंने देखा कि एक फेज ट्रांजिशन भी होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या है। आपको फेज से मालूम है कि कितनी तरह की फेज होती हैं किसी मटेरियल की। सॉलिड फेज होती है, उसकी लिक्विड फेज होती है, उसकी गैस फेज होती है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। तो एंड्रयू ने ये देखा कि अगर आप
कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी आपने किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, लेकिन उस पर प्रेशर और उसका वॉल्यूम जब आप चेंज कर रहे हो तो एक समय ऐसा आता है कि वो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना एक तरह का फेज ट्रांजिशन है। इसको हम लिक्विफिकेशन कहते हैं, इसको लिक्विफिकेशन कहा जाता है, द्रवीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। ये देखा तो थॉमस एंड्रयू का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम एंड्रयू एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वो एक बहुत ही क्रांतिकारी, मैं कहूँगा, एक प्रयोग था। और इसके पीछे ये रेनॉल्ट, उसके पीछे क्लैपरॉन, उसके पहले जो आपके बॉयल हैं, उन सब के प्रयोग ही थे। तो थॉमस एंड्रयू के एक्सपेरिमेंट से हमने एक बहुत बड़ी चीज़ पाई, जिसे आप नाम दोगे आगे जाकर के, आप इसको पढ़ोगे डिटेल में, क्रिटिकल कांस्टेंट्स। तो थॉमस एंड्रयू के प्रयोगों के द्वारा हमें क्रिटिकल कांस्टेंट का पता चला। अभी क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। इस यूनिट में आपको यही बातें करनी है। तो फिलहाल क्रिटिकल कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमने चेक किया, मैंने आपको बताया कि 1662 से लेकर के फिर अगला पड़ाव आया जब 1834 में आइडियल गैस इक्वेशन आई। फिर अगला पड़ाव आया जब 1840 में इस आइडियल गैस इक्वेशन को चेक करते करते रेनॉल्ट ने बताया कि रियल गैसेस का बिहेवियर भी होता है। और फिर 1863 में एंड्रयू ने हमको फेज ट्रांजिशन के बारे में भी कुछ बताया, हमें क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में बताया, और इस सब को करने में उन्होंने आइसोथर्म्स का भी खूब सारा उपयोग किया। तो इस तरह से ये क्रोनोलॉजी है, ये पूरी क्रोनोलॉजी है, मतलब एक समय में कैसे 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 लोगों ने डेवलप किए हैं, ये पूरी चीज़ है। अब आप कहोगे सर क्या इस पर कोई क्वेश्चन आएगा, तो मैं कहूँगा इस क्रोनोलॉजी पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसको समझ ले जाएं तो कई बार क्या होता है कि हमारी विषय के बारे में थोड़ी समझ बढ़ने लगती है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आने लगता है विषय, क्योंकि हम उसके पीछे का एक तर्क जान रहे होते हैं, हम ये समझ रहे होते हैं किसने क्या किया, क्यों किया। आखिर क्लैपरन ने जब इक्वेशन दी तो उसको कंफर्म करना भी जरूरी है, कंफर्म हुआ तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति के पास ज़्यादा अच्छे मशीन थे, उसने ज़्यादा अच्छी मशीन से कंफर्म किया, जिस रेंज पे पिछले वाले लोग रुक गए तो उससे ज़्यादा रेंज पे जाके काम किया, जब उससे ज़्यादा रेंज पर प्रेशर लगाया, उससे ज़्यादा रेंज पर टेम्परेचर लगाया, उससे बड़े बड़े कंटेनर वॉल्यूम बना लिए थे, तो उनको कुछ नई चीज़ें दिखाई पड़ी जो पहले लोगों को नहीं मालूम थी, क्योंकि उनकी मशीनें उस लिमिट तक गई नहीं थी। तो इस तरह से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जो होती है वो मिल करके काम करती है, और इसी मिल करके काम करने की वजह से ही हमारा विज्ञान जो होता है वो दिन पे दिन बढ़ता रहता है। तो अब हम एक और टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे कि डेविएशन क्या था। आप पढ़ेंगे कि डेविएशन था, डेविएशन मतलब है जो जो आइडियल गैस बिहेवियर है उससे हट गया, डेविएशन हो गया, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, या कह दो परफेक्ट गैस, डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट गैस बिहेवियर। ठीक है, डेविएशन कैसे हुआ, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस बिहेवियर से डेविएशन कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा थोड़ी सी बातें। हमारी बात का सिलसिला कहाँ से शुरू होगा, क्लैपरॉन की आइडियल गैस इक्वेशन पे, कि PV = nRT, ये गैस आपकी है। अगर आपका टेम्परेचर, इस गैस के लिए आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, PV जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब बॉयल्स, अब ये कौन सी चीज़ है, ये आपका बॉयल्स लॉ की बात है। अब अगर इसमें हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम कम होगा, लेकिन इस तरह से दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट जो है हमेशा कांस्टेंट आएगा। जैसे मान लो प्रेशर को हमने पहले से 10 गुना बढ़ा दिया, तो आपका जो वॉल्यूम है वो 10 गुना कम हो जाएगा, ताकि ये दोनों कट करके इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहे। या अगर प्रेशर को आपने 5 गुना कम कर दिया तो वॉल्यूम 5 गुना बढ़ जाएगा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहे। ये कब होगा, जब हमारी गैस किस तरह से बिहेव करेगी, जब हमारी गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव करेगी। तो इस चीज़ को सोचते हुए हमें ग्राफ खींचते हैं, हमें ग्राफ खींचे, वाई एक्सिस मैंने बना दी जैसे, और एक्स एक्सिस बना, ध्यान समझिएगा। एक्स एक्सिस पर भी हमने प्रेशर लिया, हमने जो है प्रेशर को लिया, एटमॉस्फेरिक कोई वैल्यू है प्रेशर की, और वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया। ठीक है ना, वाई एक्सिस पर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, एक्स एक्सिस पर प्रेशर है। तो आपके पास जब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, कुछ इस तरह से कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहे।
तो अगर आइडियल गैस, जैसा कि आइडियल गैस कहती है कि आप कोई भी प्रेशर यहाँ पर बढ़ा लो, आप प्रेशर की कोई भी वैल्यू चूज कर लो, आपकी आइडियल गैस जो होती है उसके लिए पीवी की वैल्यू बराबर रहेगी। मतलब पीवी जो है और टी आपका कोई कांस्टेंट है, तो आपका पीवी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका आइडियल गैस बिहेवियर है ना। इस सीधी कर्व का आना मतलब आइडियल गैस का बिहेवियर है। अब जो लोगों ने जो प्रयोग किए, तो वो क्या पाते हैं कि भाई मान लो जैसे लोगों ने कहा कि हमने हाइड्रोजन गैस ले ली, तो हाइड्रोजन गैस के लिए जब ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, आप देखो, मतलब इसका रास्ता ही दूसरा हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन स्ट्रेट जानी चाहिए, जबकि हाइड्रोजन के लिए आपका जो पीवी और गैस का बिहेवियर है वो अलग ही जा रहा है। आपने कहा ये हाइड्रोजन के साथ चलो हो सकता है हल्की गैस इसलिए कुछ हो रहा है, तो अपनी प्रिय ऑक्सीजन के लिए करते हैं, ऑक्सीजन के लिए किया तो वहां पर भी एक तरह का डेविएशन आ गया। जस्ट में इतना कम डेविएशन नहीं होता है, अच्छा खासा डेविएशन होता है। तो लेट मी जस्ट राइट दिस, इस तरह से ऑक्सीजन के लिए एक डेविएशन आ गया। अब ऑक्सीजन के अलावा प्रकृति में नाइट्रोजन बहुत पाई जाती है, नाइट्रोजन के लिए देखा तो उसके लिए भी डेविएशन आ रहा है। फिर जो धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोयले को जला के बनाते हो, उसके लिए देखा तो उसके लिए भी डेविएशन आ रहा, और ज़्यादा डेविएशन है। अब आप यहाँ एक बात समझो, समझने वाली बात यह है कि जो ब्लू कलर की लाइन में जिसमें एरो बना रहा हूँ, ये होता तो ये आइडियल गैस बिहेवियर होता। लेकिन स्ट्रेट लाइन से जितना गैसों के लिए लाइनें दूर जा रही, देखो ऑक्सीजन और दूर, नाइट्रोजन और दूर, कार्बन डाइऑक्साइड और दूर, तो जितना ये दूर जा रही हैं, इसका मतलब है उतना ही गैस कैसा बिहेव कर रही हैं, नॉन आइडियल। और जितना गैस नॉन आइडियल कह रही हैं, यानी उतना ही वो कैसा बिहेव कर रही हैं, रियल। तो आइडियल एक तरह से यहाँ ऐसा लग रहा है, आइडियल मतलब होता है एक तरह का फर्जी, एक व्यर्थ का व्यवहार करना। जैसे आप कहीं गए हैं, बहुत शरीफ बन रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन बन रहे हैं, लेकिन असल में आप बहुत ही कर्कश हैं, बहुत ही ईर्ष्यालु हैं, ऐसा मान लें अगर आप, तो वो आपका रियल बिहेवियर है। और यहाँ पर वही दिख रहा है कि गैसेस जो हैं वो उस आइडियल बिहेवियर से अपना डेविएशन शो कर रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा डेविएशन शो कर रही है, मतलब मोर एंड मोर रियलिस्टिक बिहेवियर शो कर रही हैं। ये चीज़ हमको पता कैसे चली, हमें किसने बताई? इसको बताया हमें रेनॉल्ट ने। तो डेविएशन में अगर पूछा जाए कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट थे, वो कौन से प्रयोग थे जिनसे हमने ये जाना कि हमारी जो आइडियल गैस बिहेवियर होता है उससे डेविएट होकर के रियल गैसेस का बिहेवियर होता है, तो एक तो होता है रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये वो अब शुरुआती एक्सपेरिमेंट है 1840 का। ये एक्सपेरिमेंट है जिसने सबसे पहली बार ये चीज़ें बताई थी कि देखो इस तरह से रियल गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, जो प्रेशर था उसको 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले गए थे, और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी वो 0 से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिए थे। तो लिखें इसके बारे में, तो आपको सबसे पहले लिखना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहले आप लिखो इसके बारे में, पहले लिखना शुरू करो। इन 1834, इन 1834 क्लैपरन, क्लैपरन की स्पेलिंग आप स्क्रीन पे देखें, यहां पर लिखी हुई है क्लैपरन, क्लैपरन derived the ideal gas equation, Clapeyron derived the ideal gas equation by considering Boyle's, Charles, Gay-Lussac and Avogadro laws. Avogadro laws. The resultant equation is, the resultant equation is, ये लिख लो, PV is equal to nRT. The resultant equation is PV is equal to nRT, which is known as ideal gas equation, which is known as ideal gas equation. Full stop. By this equation, at constant temperature,
for given amount of gas, the right hand side will be a constant. The right hand side will be a constant. That is PV is equal to constant. स्क्रीन पे देखें, मैं लिख रहा हूं PV is equal to constant. So if we plot a graph, between PV, दोनों का प्रोडक्ट लिखिएगा. If we plot a graph between PV and P, PV यानी कि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, एंड P, द रिजल्टेंट कर्व मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन. द रिजल्टेंट कर्व मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन. जैसे आप फिगर में देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये कैसे बनी है? क्योंकि ये लाइन देखो, ये बिल्कुल प्रेशर वाली एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है. A straight line parallel to the pressure axis. Parallel to the pressure axis. But experimentally it has been observed that for most of the gases, this curve is not straight. This curve is not a straight line parallel to pressure axis. Not parallel to pressure axis. Full stop. This shows the deviation. Of gas behavior. Deviation of gas behavior from perfect gas properties. From perfect gas properties. फुल स्टॉप. ठीक है, समझ रहे हो ना कि रियल गैसेस के लिए जब ने प्रयोग करके देखे, जो वास्तविक गैसेस हमको दुनिया मिलती हैं, तो हमने पाया कि हमारा जो कर्व था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं था प्रेशर एक्सिस के. वो देखो, हाइड्रोजन के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन तो है बट वो एक एंगल पे चला जा रहा है ऊपर की तरफ. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 के लिए वो नीचे की तरफ, मतलब किसी भी हाल में प्रेशर एक्सिस के पैरेलल नहीं है, या तो उससे पॉजिटिव एंगल पे है या उससे नेगेटिव एंगल पर है. तो अब फिर हमें बताना, ये इसी को हम डेविएशन कहते हैं. भाई ये तुम्हारा डेविएशन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होता, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होता, तो हम कहते हैं हाँ भाई देखो हमारी गैस तो आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रही है, लेकिन वो प्रेशर एक्सिस से एंगल पर है. इसका मतलब है कि हमारी गैस जो है वो परफेक्ट गैस बिहेवियर से डेविएट हो रही है. डेविएट मतलब क्या होता है? पथभ्रमित होना, या मतलब विचलित हो जाइए, मूव कर रही है, हट रही है, अलग हो रही है. तो अब कौन कौन से प्रयोग थे जिनके थ्रू हमने ये जाना? तो यहाँ आप लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट experiments related with this deviation from ideal gas behavior. Some ideal gas behavior are as follows. तो जस्ट पॉइंट वाइज लिख दोगे. पहला था रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट, REGNAULT. रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म हुआ था? 1840 में. ठीक है, 1840 में ये परफॉर्म हुआ था. अब इसके आगे लिखोगे, एक जो ऊपर मैंने कर्व बनाया है, इस कर्व को आप बना लोगे. ये जो कर्व था ये असल में रेनॉल्ट के ही प्रयोग का कर्व था, तो इसको हम कह दें फिगर नंबर 01. तो रेनॉल्ट के इसमें लिखें, रेनॉल्ट के इस प्रयोग, इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख लें. पहला पॉइंट लिख लें, रेनॉल्ट परफॉर्म्ड
series of experiment for pressure up to 30 atmospheric pressure, for pressure up to 30 atmospheric pressure, and temperature from 0 to 100 degree centigrade. From 0 to 100 degree centigrade. He checked the compressibility of gases. He checked the compressibility, कितना गैस कंप्रेस हो सकती है, मतलब दबाव लगाने पर गैस का वॉल्यूम किस हद तक कम हो सकता है, इसको चेक किया था. चेक द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, कॉमा, introduce the deviation of introduce the deviation of introduce the deviation from ideal gas behavior, introduce the deviation from ideal gas behavior, and give the concept of boil temperature, and give the concept of boil temperature. ठीक है. ही ऑल्सो सजेस्टेड, एक और चीज बहुत बढ़िया जो रेनॉल्ट ने अपने प्रयोग से बताई थी, ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट, इसको मैं अलग से लिख देता हूं लाल कलर से, at low pressure, he also suggested that at a low pressure and high temperature, at low pressure and high temperature, real gases show ideal gas behavior. देखा, तो ये उन्होंने बताया रेनॉल्ट ने, अगर आप किसी गैस का प्रेशर कम कर दो लेकिन उसका तापमान बढ़ा दोगे तो फिर वो रियल गैस से ज़्यादा आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है. यानी कि आपके इस इक्वेशन में जो ये इतना ज़्यादा एंगल पर जा रहा है उसका एंगल थोड़ा सा इस स्ट्रेट लाइन के करीब आ जाता है. एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है लेकिन ये जो एंगल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है. तो इस तरह से अगर हमारी ये भौतिक परिस्थितियाँ, प्रेशर, टेम्परेचर, ये अगर कंट्रोल कर ली जाएँ तो हम उस स्थिति में अपना PV=nRT वाला फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं. तो रेनॉल्ट की बात हो गई, कुछ शब्दों में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. और ब्रेकेट में लिख दीजिएगा, फिगर 1 रिप्रेजेंटेड द फाइंडिंग्स ऑफ द रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. फिगर 1 रिप्रेजेंटेड द फाइंडिंग्स ऑफ द रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. तो ये एक रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट हो गया. उसके बाद फिर हमको एंड्रयू एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है. आपके सिलेबस में एंड्रयू एक्सपेरिमेंट से ही एंड्रयू कर्व बने थे, तो एंड्रयू कर्व के बारे में बात की गई है, तो वो हम लोग बहुत ही एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि एंड्रयू एक्सपेरिमेंट से हमको क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स जैसी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं. ठीक है, तो चलिए एंड्रयू एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एंड्रयू ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उनकी फाइंडिंग क्या थी. ओके, सो अब हमें पढ़ना है एंड्रयूस एक्सपेरिमेंट. एंड्रयू ने एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर प्रयोग किए थे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त फाइंडिंग्स कैलकुलेट की थी. एक बात मैंने आपको पहले बताया है, अभी जो इससे पहले वाला पोर्शन आपने पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि अगर आपके पास एक कर्व है इस तरह से कि आप y एक्सिस पर प्रेशर रखो और x एक्सिस पर प्रेशर रखो और y एक्सिस पर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट रखो, तो आइडियल गैस के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. ये वाला कर्व होना चाहिए अगर गैस आइडियल है. पर एक्चुअल में हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपकी ये लाइनें दिखाई पड़ रही, जो मैंने यहाँ ऑरेंज कलर की लाइनें दिखाई हैं. तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो गैस होती है वो जब प्रयोग करते हैं तो वो कैसे बिहेव करती है, वो एक रियल गैस की तरह से बिहेव करती है, या कह लो एक नॉन आइडियल गैस की तरह से बिहेव करती है. तो हमारे पास नॉन आइडियल गैस का बिहेवियर यहाँ से इन प्रयोगों से पता चला और ये रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट के आउटकम थे. फिर जब इसको देखा गया तो भाई उत्साह बढ़ा और भी नए नए इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादा बड़े इंस्ट्रूमेंट
इन सब का इस्तेमाल करके फिर एंड्रयू ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया और उसकी जो फाइंडिंग थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो हम जल्दी से आपके लिए एंड्रयू का जो कर्व है उसको यहाँ पर बना दे रहे हैं। एंड्रयू ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ पर प्लॉट किया था, जैसे कि रेनॉल्ट ने प्रेशर और प्रेशर इनटू वॉल्यूम के एक्सेस पे प्लॉट किया था, पर एंड्रयू ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को कुछ कांस्टेंट माने, अलग अलग सिचुएशन में गैस का टेम्परेचर कुछ कांस्टेंट माना और फिर उस गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, उसके वॉल्यूम के चेंज को देखा। और जब भी आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई ग्राफ खींचते हो पी और वी के बीच में, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आइसोथर्म्स। उसको हम नाम देते हैं आइसोथर्म्स। इसीलिए एंड्रयू कर्व को एंड्रयू आइसोथर्म भी कहते हैं, इसको ऐसे भी कहते हैं एंड्रयू आइसोथर्म्स, एंड्रयू आइसोथर्म्स। सो एंड्रयू आइसोथर्म का मतलब यही होता है एंड्रयू कर्व या एंड्रयू कर्व। तो एंड्रयू कर्व कहो या एंड्रयू आइसोथर्म कहो, मतलब वही है कि एंड्रयू ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गैस ली, कोई गैस लिया जिसका शुरुआती वॉल्यूम यहाँ पे था पोजीशन नंबर 1 पर, और इस समय उसका टेम्परेचर कितना रखा, करीब 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड। हम उनके जो एक्चुअल कर्व्स थे उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या किया, उस पर प्रेशर लगाना शुरू किया। जब आप प्रेशर लगाओगे तो देखो प्रेशर लगाने का मतलब है आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे प्रेशर पहले कुछ और था, थोड़ा बढ़ा होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ गया। और फिर क्या हुआ, वॉल्यूम जो था वो कम हुआ। जाहिर सी बात, आप गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा। अचानक से एक पोजीशन आई ए के बाद ये देखा गया कि वॉल्यूम तो तेजी से कम हो रहा है पर प्रेशर में कोई अंतर नहीं। देखो इसी कांस्टेंट प्रेशर पर ही एकदम से वॉल्यूम जो है ए से घट करके बी तक पहुंच गया। तो ए पे वॉल्यूम आपका कुछ और था, मान लो V1 था, अब बी पे वॉल्यूम मान लो V2 है, और जाहिर सी बात है जीरो करीब है तो ये कम वॉल्यूम होगा, पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। यानी कि ए से लेके बी तक अचानक आपका जो गैस था उसका वॉल्यूम एक झटके से V1 से V2 हो गया। अब इस झटके से V1 से V2 होने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक घटना हुई जिसको कि हम नाम देते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन मतलब है आपके जो सिलेंडर रहा होगा जिसमें आप ये प्रयोग कर रहे थे, उसमें जो गैस थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यानी कि पॉइंट ए पर सिर्फ हमारे पास CO2 गैस थी, पूरी की पूरी CO2 गैस थी, लेकिन पॉइंट नंबर बी पर अब हमारे पास क्या है, CO2 इन द लिक्विड फॉर्म आ चुका है। अब इसके बाद आप प्रेशर बढ़ाते हो तो आप देखते हो वॉल्यूम में लगभग नहीं के बराबर चेंज होता है। आप देखो बी से लेकर के आपने प्रेशर पहले मान लो P1 था, आपने प्रेशर P2 कर दिया, कितना ज़्यादा कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम का अंतर देखो तो वॉल्यूम बहुत कम अंतर हो, वॉल्यूम बहुत थोड़ा सा ही केवल वॉल्यूम में कमी आई है। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि हमें ये मालूम है लिक्विड फ्लूइड डायनेमिक्स से कि जो लिक्विड होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। उसको कंप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मॉलिक्यूल उसमें काफ़ी पास आ जाते हैं, तो वो नॉन कंप्रेस नेचर के होते हैं। इसलिए लिक्विड को भर करके आप बहुत प्रेशर लगाओगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम में कमी आएगी, अदरवाइज वो वैसे ही रहेगा। सो दिस इज द लिक्विड होने की निशानी है कि प्रेशर लगा रहे हो लेकिन आपके वॉल्यूम में कमी बहुत कम आ रही है। तो इस तरह से हमने एक कर्व देखा एंड्रयू के उस ग्राफ से, जिसमें कि 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक कर्व ड्रॉ किया गया था, और इसमें आपको लिक्विफिकेशन वाला फेज पॉइंट नंबर ए से लेकर के पॉइंट नंबर बी तक आपको दिखाई पड़ा। ठीक है, ये था। अब मैं आपको लिए एक अलग से फिर से, तो एक समझाने वाली बात थी, एक और ग्राफ आपके लिए हम यहाँ पर प्लॉट कर दे रहे हैं। लेट मी जस्ट यूज द टूल। कहाँ गया, यहाँ पर टूल था कुछ, नहीं ये नहीं है, खैर चलो ऐसे हाथ से बना दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपके पास है वाई एक्सिस, ये आपके पास है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे पी है। एक चीज़ और है, इसको इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, इसे इंडिकेटर डायग्राम भी कहा जाता है। ये जो पी और वी के बीच में ग्राफ होता है इसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। ओके, फिर क्या हुआ, अब वही पहला वाला कर्व 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम प्लॉट करते हैं, वो ग्राफ ऐसे बढ़ा, उसके बाद फिर कांस्टेंट हुआ और फिर आपका ग्राफ इस तरह से ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर एंड्रयू ने क्या किया, एक और ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब की बार उन्होंने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया था, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। तो जैसे 21.5 लिया तब की बार आपका कर्व थोड़ा सा चेंज हुआ, इस तरह का हुआ। मतलब ये देखो स्लोप पोर्शन यहाँ रहा, फिर वो थोड़ी देर तक कांस्टेंट हुआ, एंड देन सडनली उसने उसी तरह से ग्राफ अपना ऊपर की तरफ प्लॉट कर दिया।
फिर उन्होंने एक और टेम्परेचर लिया, उन्होंने एक टेम्परेचर लिया 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद फिर क्या हुआ, उनका कर्व जो था वो कुछ इस तरह से आया, जस्ट मैं इसको यहाँ से बना रहा हूँ, इस तरह का उनका एक कर्व था 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद उन्होंने 48 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो उनका कर्व इस तरह से आया। अब यहाँ पर एक खास चीज़ आपको दिखाई पड़नी चाहिए, वो ये है कि जब आपका टेम्परेचर कम था तो आप देखो फ्लैट पोर्शन ज़्यादा था, है ना, फ्लैट पोर्शन ज़्यादा है। और जब आपने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया तो फ्लैट पोर्शन पहले की तुलना में कम हो गया। एक खास टेम्परेचर पर फ्लैट पोर्शन लगभग ना के बराबर है, और एक ऐसा टेम्परेचर भी मिल गया है जहाँ फ्लैट पोर्शन वो ना के बराबर भी अब नहीं है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें इस तरह से, इसके पाथ को दिखाएं, तो यहाँ से होते हुए ये ग्राफ यहाँ पे टच करेगा, इस पॉइंट पर टच करेगा, एंड देन वो इस तरह से मूव करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। आप देखो ये हमने जितने भी फ्लैट पोर्शन थे उनको यहाँ पर कवर किया हुआ है। ओके, अब ये जो पॉइंट, अब इसको हम पॉइंट को एक पी कह देते हैं, कोई पॉइंट, अब ये पी तो नहीं कहेंगे, पी तो प्रेशर के लिए, इसको हम ए कह दें, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है। और ये वाला हिस्सा क्या दिखा रहा है कि कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन होने का मतलब है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको कंडेंसेशन का पोर्शन है, यहाँ पे देखो ये आपका कंडेंसेशन है, ये और छोटा हो गया। तो जब आपका तापमान 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड था तो कंडेंसेशन एक इतने से रेंज में हो रहा था, फिर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो कंडेंसेशन अब एक इतनी रेंज में हो रहा है, और 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंडेंसेशन की जो लाइन थी ये सिमेट के एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गई। ऐसा हुआ जैसे मान लो एक लाइन बड़ी थी, फिर उसके बाद और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, आखिरी में एक पॉइंट बचा। तो वैसा ही है कि पहले कंडेंसेशन का एक्सिस ये थी, मान लो हम यहाँ पर अगर कहें बी सी, इतना बड़ा कंडेंसेशन था, उसके बाद डी और ई इतना छोटा कंडेंसेशन का रेंज हो गया, और 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो सिमेट के सिर्फ पॉइंट ए पर आ गया। और उसके ऊपर आप इस ग्राफ को देखो, मान लो ग्राफ जे है, ये आपका ग्राफ जे है, इसमें तो बिल्कुल ही कोई भी कर्व आया ही नहीं, जरा सा भी इसमें लोच आई ही नहीं, जस्ट सिंपल एक कर्व यहाँ पर है। यानी कि अभी आपका ये सिर्फ एक गैस स्टेट है भाई। कंडेंसेशन होने का मतलब है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया हुई, डी पे ई तक जाने में लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट ए पर हुआ कि पॉइंट ए से पहले तो गैस थी और पॉइंट ए के बाद वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो एक खास प्रेशर भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। हम यहाँ पर पॉइंट ए को बिलोंग करता हुआ एक वॉल्यूम भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, उसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे, वीसी कहेंगे, और इसको बिलोंग करता हुआ एक प्रेशर है, पीसी कहेंगे। और ये जो टेम्परेचर है 31.4 जिसपे सारी घटनाएं हो रही हैं, इसको टीसी कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। क्रिटिकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी नाजुक स्थिति से, आप लोग सुना होगा मैच क्रिटिकल हो गया। तो मैच क्रिटिकल होने का मतलब है कि मैच एक ऐसी हालात में पहुंच चुका है कि यहाँ से कोई भी जीत सकता है ना। हार, जिसको हम पहले सोचे थे हार रहे तो जीत में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको हम जीत रहे थे वो हार में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि यहाँ पर ये है कि 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभी तक जिसको गैस माना जा रहा था, यहाँ भी गैस, 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 लेकिन पॉइंट ए पर जो एक खास प्रेशर मिला और एक खास वॉल्यूम हुआ और एक खास टेम्परेचर है, देन अचानक से सब कुछ यहाँ पर लिक्विड 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 में कन्वर्ट हो गया। तो इंस्टेंटली, मतलब जस्ट एक झटके पर वो कन्वर्ट हुआ। यहाँ बाकी कर्व में क्या होगा, मान लो यहाँ पर गैस है, तो यहाँ पे गैस है, पॉइंट बी पे क्या होगा, पॉइंट बी पर 100% गैस है। और फिर अब आप थोड़ा आगे बढ़ो, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पर ऐसा होगा कि 10% लिक्विड है, 90% गैस है। यहाँ पर 50% लिक्विड, 50% गैस, यहाँ पर 70% लिक्विड, 30% गैस, यहाँ सी पर 100% लिक्विड। तो एक गैस से लिक्विड में एक ग्रेजुअल बदलाव हो रहा है, मतलब धीरे 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 कंडेंसेशन हो रहा है। लेकिन पॉइंट ए पर क्या हुआ, एकदम खट से, एकदम इंस्टेंटली सारी की सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो ये सारी चीजें एंड्रयू ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखी। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट एक बार किया और दुनिया के सामने कहानी सुनाने के लिए चले आए। वो शॉर्ट्स का जमाना तो था नहीं कि जैसे कुछ हुआ उसका रील बना दिया, 1 मिनट का एक रील बन गया, 3 मिनट का एक रील कट गया, फिर एक लंबा वीडियो वहां पर बन गया। मतलब वो तो टेस्टेड होते हैं, इट टेक्स टाइम। ओके, सो दिस इज द एंड्रयू एक्सपेरिमेंट। बहुत एग्जॉस्टिव एक्सपेरिमेंट थे। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था और लिक्विफिकेशन की इन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी की थी इसमें।
ओके, चलिए इसके बारे में लिखेंगे कैसे। तो इसके बारे में आप लिखोगे कि एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड विद द Andrews experiment are related with the liquefaction या liquefaction or condensation of the gases with respect to change in pressure and volume at different temperature. With respect to pressure and volume at a different temperature. ठीक है, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, द मेन रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर एज फॉलोज। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने इसके सबसे ऊंचे टेम्परेचर से। सबसे ऊंचा टेम्परेचर कितना है? 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आप देखो कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है, आपका कर्व बिल्कुल एकदम कंटिन्यूअस है, कहीं हल्का फुल्का लोच आ ही नहीं रहा है। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस। मतलब 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, जहां पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोई लिक्विफिकेशन नहीं शो कर रही। मतलब वो हर प्रेशर पर, आप कोई प्रेशर ले लो, आपने एक प्रेशर लिया उस पर कोई वॉल्यूम मिल जाएगा, आपने कोई और प्रेशर लिया उस पर भी कोई वॉल्यूम मिल जाएगा, आपने कोई और प्रेशर लिया उस पर भी वॉल्यूम मिल जाएगा, और हर प्रेशर पर ये गैस ही है। तो दिस इज द बिहेवियर, दिस इज द आइडियल गैस बिहेवियर। तो पहला पॉइंट लिखोगे, एट टेम्परेचर अबाउट 48 डिग्री सेंटीग्रेड द बिहेवियर ऑफ, एट ए टेम्परेचर ऑफ about 48 degree centigrade, the behavior of carbon dioxide is similar to perfect or ideal gas. Is similar to perfect or ideal gas. कर्व आपका बिल्कुल शो वैसा ही हो रहा है जैसे आपको याद है, आपको याद होगा बॉयल्स लॉ मैंने कैसे बनाया था। मैंने बॉयल्स लॉ के लिए बनाया था कि अगर आपके पास ये प्रेशर है, आपके पास ये वॉल्यूम है, और आपने कोई प्रेशर यहाँ पे ले रखा है, तो इस तरह ग्राफ आता है, क्योंकि P जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो उसका इस तरह ग्राफ होता है। तो देखो ये पहला ग्राफ जो J कर्व है वो भी तो वैसा ही है, बिल्कुल बॉयल्स लॉ के कर्व के जैसा ही। तो इसका मतलब है कि आइडियल गैस की तरह से बिहेव कर रहा है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इज लोवर्ड, एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इज लोवर्ड द आइसोथर्म। अब क्योंकि ये जो कर्व होता है इसको हम आइसोथर्म कहते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रॉ किया जाता है। लोवर्ड द आइसोथर्म डिस्टॉर्टेड इन इट्स शेप। डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत हो जाना। मतलब कर्व पहले ऐसा था, जे वाला कर्व ऐसा था, अगला कर्व देखो पहले यहां से हुआ, फिर हल्का सा मुड़ करके फिर ऐसे बन गया। तो आपका कर्व अब ऐसे है, यूं करके हल्का सा मुड़ करके फिर ऐसे हो जाता है, तो ये डिस्टॉर्ट हो गया, विकृत हो गया। द कर्व डिस्टॉर्टेड। और ये डिस्टॉर्शन क्या शो कर रहा है, जब बिल्कुल ये बिल्कुल एकदम स्मूथ कर्व था तो ये परफेक्ट गैस का बिहेवियर था, लेकिन जब कर्व टेढ़ा हो गया, इसका मतलब अब जो गैस है वो परफेक्ट गैस बिहेवियर से डेविएट हो रही है और रियल गैस की तरफ वो अपना व्यवहार ले जा रही है। डिस्टॉर्टेड, फुल स्टॉप। फिजिकली दिस मीन्स the gas is deviated from, the gas is deviated. Physically this means the gas is deviated, मतलब हट रही है। deviated from the ideal gas behavior. The gas is deviated from the ideal gas behavior and start to show real gas nature. And started to show real gas nature. ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, और हमें चर्चा करनी है 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड की। 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसमें क्या होता है, एट 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी इससे पहले मान लो एक कोई और कर रहा होता जो हल्का सा यूं घूमा होगा, उसके बारे में हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर लिया। अब 31.4 वाले डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आए तो यहाँ आप लिखोगे, एट 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड अ वेरी स्मॉल किंक, एक हल्का सा टेढ़ा सापन आता है। जैसे कर्व मान लो अगर परफेक्ट होता तो इस तरह से आता, इस तरह से कर्व होता, लेकिन परफेक्ट है नहीं, तो ये आया
और हल्का सा से मोड़ ला करके चला गया। तो जो हल्का सा मोड़ है ये किंक है, इसको हम किंक कहेंगे। अ स्मॉल किंक इज ऑब्जर्व which shows that a small kink is observed, which shows that the gas can be liquefied. ये हल्का सा जो स्ट्रेटनेस आई है, this shows that the gas can be liquefied. The gas can be just liquefied. एक वर्ड जोड़ दो उसमें, just, बस हो ही गया। A gas can be just liquefied. Full stop. If the temperature of gas, अगर इससे ज्यादा 31.4 की जगह पर 32 कर दे तो इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज अबव 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर CO2, is above 31.4 degree centigrade for CO2, liquefaction cannot be produced. Liquefaction cannot be produced even in the presence of very large pressure. Even in the presence of very large pressure. तो अब इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके सामने एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट की सिचुएशन लेके आऊंगा और उसमें आपको ये तीसरा पॉइंट और अच्छे समझ में आएगा। चलो चौथे पॉइंट के लिखोगे। एट टेम्परेचर 21.5 और लोअर देन दिस, एट टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर देन दिस, द किंक, वो जो हल्का सा मोड़ था है ना, द किंक एक्सपेंडेड एज, वो फैल जाता, कोई जो है केवल किंक था और वो फैल करके इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन गया। द किंक एक्सपेंडेड एज स्ट्रेट पोर्शन, द किंक एक्सपेंडेड एज स्ट्रेट पोर्शन which represented the liquefaction, which represented the liquefaction होता है, गड़बड़ स्पेलिंग लिख रहे हैं, LIQUEFACTION, liquefaction, इसको मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, I should correct it, एक मिनट, LIQUEFAFAC आगे पीछे हो गया, अरे भाई देख समझ गए ना, स्पेलिंग ये है LIQUEFACTION, लिक्विफिकेशन यहाँ पर शो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर किस तरह से ग्राफ के अंदर कुछ बड़ी यूनिक चीज़ें थी। एक लिक्विफिकेशन का पूरा सेक्शन था, लेकिन जैसे ही आप 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गैस ले जाते हो, आपकी जो है पूरी स्थिति बदल जाती है। अब जरा से एक प्रयोग से समझे, जरा सोचने की कोशिश करें हम क्या कह रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है भाई, आपके पास एक सिलेंडर है और इसके अंदर, उसके ऊपर आपने एक बड़ा ही मजबूत किस्म का पिस्टन लगा रखा है, ओके, और इसका वॉल्यूम जो है वो आपको मालूम है, ठीक है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने भर रखी है। आपके पास क्या है, आप इसके अगल बगल से टेम्परेचर दे करके इसका तापमान बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपने पहले सिचुएशन रखा कि तापमान रखा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको फिक्स कर दिया, इसको बढ़ाया नहीं, बस 31.1 पे फिक्स कर दिया। और फिर क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू किया, बांट रखने शुरू किए। मान लो डिब्बे क्या है, प्रेशर वाले आपके बांट हैं, वेट हैं, जो आपने इसके ऊपर रखने शुरू किए। वेट रखोगे तो प्रेशर होगा। तो आपने मान लीजिए यहाँ 4 बांट रखे, तो 4 बांट रखने से पिस्टन नीचे खिसका और पिस्टन यहाँ पहुँच गया। जब पिस्टन यहाँ पहुंचा तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, V1 हो गया। फिर आपने इस पे दो बांट और लगा दिए। जैसे आपने यहाँ पे 6 बांट किए तो उसी 6 बांट पे ही पिस्टन खिसक करके यहाँ पहुंच गया। मतलब आपने कुछ नहीं बढ़ाया, आपने अभी 4 रखे थे तो यहाँ कितना खिसका था, फिर आपने जब 6 रखे तो एकदम से V1 से खिसक के अब इतना ही वॉल्यूम बचा, इतना ही वॉल्यूम बचा, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, V2 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ऐसा प्रेशर आपके पास आया, जबकि जब इसके अंदर की जितनी गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो सारी की सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होगी, तभी तो इतनी छोटी सी जगह पे वो लिक्विड आ गया। तो गैस तो जगह घेरती है ज़्यादा, लिक्विड जो है गैस की तुलना में कम जगह घेरता है। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने ये देखा कि लिक्विफिकेशन की प्रोसेस होती है। अब जरा सोचो, आपकी सिचुएशन ये है कि आप जो है आपने गैस सिलेंडर लिया, वैसा ही लिया सारा सिचुएशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने यहाँ पर भर दी।
और इसका टेम्परेचर कितना रखा, इसका टेम्परेचर रखा 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर मसला आ गया, इस समय क्या हुआ, अब आप इसके ऊपर बांट रखते जा रहे हो, आपने टेम्परेचर रख दिया है, खास टेम्परेचर रखा है, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब इस टेम्परेचर पर फिर क्या है, आप बांट रख रहे हो, और बांट की भी अपनी निश्चित वैल्यू है, क्योंकि हर बांट का मतलब है प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स कैसे लग रहा है, इन बांट ये जो वेट रख रहे हैं उसके एक खास प्रेशर पे पहुंचे, इसको आपने कहा पीसी। आपने ऑलरेडी एक टेम्परेचर सेट कर रखा था टीसी, आप पहुंचे पीसी पर। पीसी पे क्या हुआ, एकदम से ये सारे का सारा जो अंदर का वॉल्यूम था जो कि वीसी पे था, वो एकदम से श्रिंक करके आपको लिक्विड में, यहाँ पर लिक्विड CO2 दे सकता है। तो एक खास बांटों की संख्या आपने रखी, टेम्परेचर रखा ही था और वॉल्यूम तो था ही। लेकिन जरा सिचुएशन सोचो कि आपने अपने इस सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा कर रखा है। कितना कर रखा है, इसका टेम्परेचर मान लो आपने 35 डिग्री दे रखा है। 35 डिग्री रखने पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही अजब सी चीज़ होगी, बड़ी अजब गजब चीज़ हो जाएगी। अजब गजब चीज़ ये हो जाएगी कि आप कितना भी वजन यहाँ पे लगाते चले जाओ, इसके अंदर की जो गैस है वो गैस ही रहेगी, वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि अब आपने टेम्परेचर इसका ज़्यादा कर दिया है, इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा कर दिया है। तो अब भाई गैस बुरा मान गई है, और अब वो गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव कर रही है, अब वो रियल गैस नहीं रह गई है। अगर वो रियल गैस नहीं रह गई है तो कभी भी अपने गैस के व्यवहार को नहीं छोड़ेगी और कभी भी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर जो भी है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर T क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा पहुंचा तो आप चाहे जितना प्रेशर लगा डालो, थ्योरेटिकली मैं कहूँगा, आप चाहे जितना प्रेशर हाई, चाहे इतना मतलब है जो एक्सपेरिमेंटली जो आपके सिचुएशन में है, अगर आप वहाँ हाई प्रेशर भी लगा दोगे तो भी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो क्योंकि ये टेम्परेचर इस व्यवहार को डिसाइड करता है कि इस टेम्परेचर से कम पर लिक्विफाई हो जाएगी, इस टेम्परेचर से ज़्यादा पर लिक्विफाई नहीं होगी, इसीलिए इस टेम्परेचर का नाम क्या दिया गया, क्रिटिकल। अब आप समझ पा रहे होगे मेरे ख्याल से प्यारो कि हम यहाँ पर क्रिटिकल वर्ड, इसको क्यों वर्ड क्रिटिकल नाम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज वो क्रिटिकली डिसाइड करता है कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, और प्रेशर लगाने पर होगी लिक्विड में, या कितना प्रेशर लगा लो नहीं होगी। तो यहां पर अगली लाइन में लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द टेम्परेचर एट विच द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिक्विफाई अंडर कंप्रेशन, is liquefy under compression is known as critical temperature, is known as critical temperature and represented by TC, T और छोटा सा C critical को रिप्रेजेंट करने के लिए, and represented by TC, full stop. This critical temperature is property of the liquid and its सैचुरेटेड वेपर, मतलब कोई लिक्विड और जब वो भाप रहती है, भाप फॉर्म में होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड इट्स सैचुरेटेड वेपर, फुल स्टॉप. द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस, द प्रेशर रिक्वायर्ड, इसे आपने इस तरह से बनाया ग्राफ, सॉरी मैं सेंटेंस पूरा कर देता हूँ, आपने इस तरह से ग्राफ बनाया, ये ऐसे था, ये पॉइंट था, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हुआ, एक प्रेशर होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक वॉल्यूम होगा, और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर खींचा गया है। तो वही आपने लिखा है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर PC, and the corresponding volume is known as critical volume, and the corresponding volume is known as critical volume. अब आप एक काम और कर सकते हैं, जहां आपने क्रिटिकल प्रेशर लिखा है उसके बगल में ब्रैकेट लिखें, उसमें लिख दीजिए PC, और जहां आपने क्रिटिकल वॉल्यूम लिखा है उसके बगल में ब्रैकेट लगा दें, वहां लिख दीजिए VC, फुल स्टॉप. ऑल दीज 3 constants TC, PC and VC, all these 3 critical all these 3
constants PC, VC and TC are known as critical constants, are known as critical constant। अब अगर आपने अपने उत्तर को थोड़ा सा और प्रभावी बनाना चाहते हो और बढ़िया बनाना चाहते हो कि आप बिल्कुल एग्जामिनर के हाथ से नंबर खींच ले जाओ, तो एक का काम कर सकते, थोड़ा याद कर लो। क्या याद कर लो? कुछ गैसेस के लिए वैल्यू याद कर लो। जैसे आप मान लीजिए, मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन के लिए, हमारी सांस वाली गैस है, तो ऑक्सीजन के लिए टीसी कितनी होती है? आप याद कर लो। ऑक्सीजन के लिए टीसी जो होती है वो -119 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, इतनी कम होती है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना आसान, क्योंकि आपको इसी टेम्परेचर से नीचे आपको अपना टेम्परेचर रखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई ऑक्सीजन, -119। अच्छा, प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा? करीब करीब 49.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना होगा इसका? तो अगर हम वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लें तो करीब 2.32 सेंटीमीटर क्यूब आता है। CO2 के लिए लिखें तो CO2 के लिए इस अभी देखा हमने +31.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता ही है। कितना प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा? करीब करीब 72.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर वॉल्यूम आपको कितना मिलेगा? 2.17 सीसी में, सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आपको मिलेगा। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बस दो बहुत लिख दो। ऑक्सीजन के लिए लिख दिया आपने और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपने यहाँ पर लिख दिया। इतना कर दोगे तो एग्जाम्पल मतलब ठीक है, आपका आंसर पूर्ण हो जाएगा। तो अब अगर आंसर को खत्म करते करते हम ये कहें कि एंड्रयू एक्सपेरिमेंट की लबोलुआब हुआ क्या? एंड्रयू एक्सपेरिमेंट का पूरा एक तरह से कह लो कि निचोड़ क्या है? तो 2 पॉइंट हैं जो कि हम कह सकते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो सबसे पहले आपको उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाना पड़ेगा, और वो क्रिटिकल टेम्परेचर हर गैस का अलग अलग होता है। तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका खुद का गुण है ये क्रिटिकल टेम्परेचर, उससे नीचे लाओगे तो आप गैस को लिक्विफाई कर ले जाओगे, अदरवाइज आपकी गैस लिक्विफाई होगी नहीं। और दूसरा ये उन्होंने बताया कि जो लिक्विड फेज से गैस फेज में जाता है, कोई भी सिस्टम जो है गैस फेज है लिक्विड फेज में जाता है, तो उसमें एक कंटिन्यूटी होती है। ठीक है, अब जो ये एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया होती है, मतलब गैस जो होती है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होती है। सो देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। ये एक तरह के ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द टू मेन observations of Andrew experiment, ANDRE होना ना, Andrew's experiment are as follows। पहला लिखोगे a gas can be liquefied only if it is cooled below or up to, मतलब उससे ज्यादा ना हो, उतना भी हो तब भी, cooled below or up to its critical temperature को हम कह देते TC। ठीक है, या तो आप किसी गैस को अब हर गैस का अलग अलग होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, तो हर गैस का जो अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर है, आप उस गैस को पहले उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करो, उससे कम ले जाओ या उसके बराबर रखो उस वैल्यू के, देन आपका गैस लिक्विफाई हो जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा, उन्होंने कहा कि देयर एग्जिस्ट अ continuity of liquid and gaseous states। There exists a continuity of liquid and gaseous state। इसका मतलब है कि दो अलग अलग स्टेजेस होती हैं
एक कॉन्टिन्यूस फिजिकल फिनोमेना का। देखो यहाँ पर याद करो, हम लोगों ने ग्राफ ऐसा बनाया था, एक पहला वाला 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास पूरी की पूरी गैस, मान लो 100% गैस है, और इस पॉइंट पर हमारे पास 100% लिक्विड है। तो एक सिरा है पूरा लिक्विड का, एक सिरा है पूरा गैस का, और बाकी बीच में जितने भी पॉइंट हैं इनमें क्या हुआ है, एक नॉर्मल तरीके से, एक कंटिन्यूअस तरीके से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। तो आप ये कह सकते हो इस जगह पर 100% गैस है और 0% लिक्विड है, और इस दूसरे वाले पॉइंट पर 100% लिक्विड है, 0% गैस है। तो 100% गैस कन्वर्ट हुई है 100% लिक्विड में, तो गैस हो गई वहाँ ख़त्म, और शुरू में लिक्विड का कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं था। तो बीच में ऐसी स्टेट आएगी कि 1% लिक्विड 99% गैस, फिर एक आएगा 1% गैस 99% लिक्विड। दैट इज वाई इसको कहा जा रहा है देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। सो इस तरह से हमारा जो एंड्रयू का एक्सपेरिमेंट था उसने बहुत ही सफलतापूर्वक कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी के बारे में बताया, और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, पूरे गैसियस सिस्टम के, पूरे जो गैस समाज है पूरा हमारे पास, उस पूरे गैस समाज के इस लिक्विफिकेशन के गुण के बारे में बता दिया। तो अब इसके बाद लोगों को बड़ी बड़ी राहत मिली, बड़ी सफलता मिली। अब वो किसी गैस को अगर ठंडा करना चाहते हैं तो उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर निकालते और उस गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा करते और फिर दबाव डाल करके उसको लिक्विफाइड कर देते। तो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंटल टूल मिल गया एंड्रयू कर्व से, जो कि इससे पहले वाले प्रयोगों में नहीं था। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला टॉपिक पूरा खत्म होता है। इस टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे हम तो इक्वेशन ऑफ स्टेट की तरफ जाएंगे, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन सिस्टम की तरफ जाएंगे, और देखेंगे कि वॉन डेर वाल ने किस तरह से आइडियल गैस बिहेवियर से जो रियल गैस का बिहेवियर है उसको समझने के लिए उन्होंने काइनेटिक थ्योरी के कुछ बेसिक अजम्पशंस थे उनके ऊपर हमला किया, और न केवल हमला किया बल्कि उनको करेक्ट किया, और न केवल करेक्ट किया बल्कि एक बहुत ही सफल थ्योरी भी दी जिसको कि हम वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैसेस कहते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट की तरफ होगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप अपने नोट्स बना रहे होगे और इसी के साथ साथ कंप्लीट करते रहोगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।